हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में बहुत एक्सक्लूसिव दिया है। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर में बहुत ही मायने रखता है। इस चैप्टर में जितने भी टर्मिनोलॉजी दिए हैं एनिमल प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत यूज होता है। और इस चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी में चीज़ें दी हैं उतना ही हम पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट कर देंगे। एक या दो लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, उस टर्मिनोलॉजी को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे जिससे वो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत होता है चैप्टर में लाइफ स्पेन से। एनसीईआरटी लाइफ स्पेन को कैसे डिफाइन करती है इसके बारे में आइए देखते हैं। लाइफ स्पेन एनसीईआरटी बताती है टाइम पीरियड इन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। एनसीईआरटी कहती है वह टाइम पीरियड जिसके बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ स्पेन कहलाता है। नेचुरल डेथ मतलब एक्सीडेंटल डेथ नहीं होना चाहिए, नेचुरल डेथ होना चाहिए जो एवरेज होता है। और जो लाइफ स्पेन होता है डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन होता है जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल भी एनसीईआरटी देती है, जैसे क्रो है एंड पैरट, इन दोनों की जो साइज लगभग एक जैसी है, साइज लगभग एक जैसी है और इनका जो लाइफ स्पैन है क्रो का 15 ईयर और पैरट का लगभग 140 साल। मतलब साइज सिमिलर होते हुए भी इनका लाइफ स्पैन अलग अलग, ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए जो लाइफ स्पैन होता है वो डिपेंड साइज के ऊपर नहीं करता है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, कौन ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड करता है लाइफ स्पैन। देखिए तो कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में एनसीईआरटी फिगर देती है जो फिल ब्लैंक भरने के लिए देती है। अभी उसके बारे में एक ही बार में सबको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फिल करके दे देते हैं आपको। पहले नंबर पे पड़ा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन होता है टाइम पीरियड इन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एनसीईआरटी की एग्जांपल भी देती है, जैसे क्रो एंड पैरट को दोनों का साइज लगभग इक्वल है लेकिन उनका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है। जैसे क्रो है एक 15 साल तक इनका एवरेज लाइफ है और पैरट का 140 साल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेथ है सर्टेन है, डेथ इज इनसर्टेन, मतलब डेथ तो निश्चित है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ निश्चित है एक्सेप्ट सिंगल सेल में दो आते हैं, एक मोनेरा आता है और एक प्रोटिस्टा आता है। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट होते हैं। इनको अगर हम अनलिमिटेड फूड प्रोवाइड करें तो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता है कौन पुराना है कौन नया है। तो इनका जो लाइफ स्पैन निश्चित नहीं होता है और ये इसे इमॉर्टल कहते हैं। जबकि ह्यूमन जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड न्यूट्रिशन डिपेंड नहीं होते, उनका जितना लाइफ स्पैन होता है उतना ही जीते हैं। ठीक, तो सारे ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल्स है, जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा आते हैं। ये न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें फूड प्रोवाइड किया जाए तो इनका लाइफ स्पैन बढ़ता ही जाता है, इनके कभी मरते नहीं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ स्पैन दिए गए हैं उन्हें हम सीरियल वाइज में देख लेते हैं।
तो कुछ एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं और भरना है उसको, जैसे दिया बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट, रोज, क्रो, काउ, बनाना ट्री, डॉग, क्रोकोडाइल, हॉर्स, एलिफेंट, पैरट, टॉर्टोइज, बनैन ट्री। इनको भरने के दिया है तो देख लेते हैं। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स, राइस प्लांट 3-4 मंथ, रोज 5 to 7 years, 15 years, 15-25 years, banana tree 20-25 year, dog 25-30, crocodile 60 year, horse 62, elephant 65 to 90। इन्हें क्या है कि वो मैच करने के लिए दिया था, करेक्ट मैचिंग के लिए पूछ लेते हैं, इसलिए जरूरी है इसको देखना। और बनैन ट्री 200 से 300 साल। एक बार और देख लेते हैं। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, फ्रूट फ्लाई 2 वीक, राइस प्लांट 3 से 4 महीना, रोज 5 से 7 साल, क्रो 15 साल, काऊ 15 से 25। ये एवरेज लाइफ स्पेन है, जरूरी नहीं कि इतना ही ये जिंदा रहे इतना दिन तक। बनाना ट्री 20 से 25 साल, डॉग 25 से 30, क्रोकोडाइल 60, हॉर्स 62, एलिफेंट 65 से 90, पैरट 140, टाटा 150, बनाना ट्री 200 से 300। ये एवरेज लाइफ स्पेन है। इसके पहले हमने पढ़ा लाइफ स्पेन, टाइम पीरियड इन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो बताया कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और एक एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है, पैरट देख ही रहे 140, क्रू 15 से 15 साल, तो डिपेंड नहीं करता साइज, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। और दिया है कि कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल। क्यों ऐसा क्या है कि वो न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट होते हैं, उनको जितना ही फूड प्रोवाइड किया जाएगा, जितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं वो अपने आप को उतना ही डिवाइड करते रहेंगे, अपने प्रोजनी को बढ़ाते रहते हैं, इसलिए वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर है वो। आगे देखते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। अपने जैसे संतान, अपने जैसे प्रोजनी को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रोड्यूस टू इंडिविजुअल इट्स सिमिलर टाइप, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ज़्यादा बेटर है बायोलॉजी शब्द में। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू सिमिलर टाइप, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने ही जैसा प्रोड्यूस करेगा। सिमिलर टाइप यंग वंस, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू सिमिलर टाइप यंग वंस। और रिप्रोडक्शन enables to continuity of species after generation to generation, enables continuity of species after generation after generation आफ्टर जनरेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी को बनाए रखता है रिप्रोडक्शन। इतना तो हो गया। अगले नंबर पे रिप्रोडक्शन के लिए के बारे में 3 पॉइंट दिया है लिविंग वर्ड में। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब एक ऐसा फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है लेकिन डू नॉट डिफाइनिंग फीचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट डू नॉट डिफाइनिंग फीचर। इसका मतलब क्या है? ऐसा फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करता। डिफाइनिंग फीचर होने का मतलब ये है कि ऐसा
ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर या ऐसा फीचर जो सिर्फ जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कंफर्म पता चलेगा। डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, जब कि रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें नहीं होता। जैसे क्यों कह रहे हैं हम डिफाइनिंग फीचर नहीं है, एग्जाम्पल है, दिख रहा है नहीं। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, हनी बी नहीं, वर्कर हनी बी, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, हनी बी, म्यूल, हिनी, ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। सबसे पहले हम बड़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू सिमिलर टाइप, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीशीज की कंटिन्यूटी को स्टेबल रखता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर हनी बी, म्यूल और हिनी। अब पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म, उसके आधार पर रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। अगर उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल होगा, अगर उसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो तो उसे बाई पेरेंटल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसे आगे देखते हैं, इतना देखिए। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन हमने बताया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। उसके बाद हमने बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एग्जाम्पल भी बताया। अब बताएंगे पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पर कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उसके आधार पर रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले एसेक्सुअल, दूसरे नंबर पे सेक्सुअल। एसेक्सुअल जनरली इन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और सेक्सुअल इन हायर ऑर्गेनिज्म। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, बाई पेरेंटल। may or may not gamete formation, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल में। ये तो समझ में आ रहा है इसमें कि मे नॉट गेमेट फॉर्मेशन, लेकिन कहाँ पे होता है तो उसका एक एग्जांपल है ड्रोन के अंदर। मतलब जब हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं जेनेटिक्स में हनी बी के अंदर, तो वहाँ पता चलता है ड्रोन के अंदर जब ड्रोन बनने में होता है। जैसे क्वीन है डिप्लॉयड, इसमें हुआ मियोसिस तो बना एग। अगर ये एग अगर हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें बताया गया है, अगर एग को ड्रोन द्वारा जो स्पर्म आएगा उसे फर्टिलाइज करेगा, तो
बनेगा ट्रोजन। ए ट्रोजन वाला हनी बी अगर बी ब्रेड पे सरवाइव करती है या बी ब्रेड को फीड करती है या रॉयल जेली, और अच्छे से पढ़ेंगे जेनेटिक्स में दिया है, रॉयल जेली को अगर फीड करती है तो एक क्वीन बनती है जो कि फर्टाइल होती है, रिप्रोडक्शन करती है। अगर बी ब्रेड पे फीड करती है तो स्टेराइल होती है जो कि इसे बनती है वर्कर, हनी बी, सोल्जर बी, ये सब बनती है। लेकिन कुछ एग ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज होते हैं, वो उसमें अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अनफर्टिलाइज एग। यहाँ होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस और ये बदल जाते हैं एडल्ट ड्रोन के अंदर। गैमेट के द्वारा ही बना है लेकिन सिंगल पेरेंट द्वारा बना, इसलिए एसेक्सुअल। पार्थिनोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो ड्रोन के अंदर देखने को मिलता है। तो मे और मे नॉट गैमेट फॉर्मेशन, तो कहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है? ड्रोन के अंदर। अच्छा, इतना समझ में आया कि क्यों मे लिखा, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए समझाना पड़ा। तो हमने पहले देखा है लोअर ऑर्गेनिज्म, इन जनरल लोअर ऑर्गेनिज्म होता है सेक्सुअल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मे या मे नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जबकि सेक्सुअल हाई ऑर्गेनिज्म में होता है, बाई पेरेंटल होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। मे में मतलब बताया गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो हमने बताया ड्रोन जब बनता है क्वीन से, क्वीन होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड के अंदर होती है मियोसिस, फिर होता है एग का फॉर्मेशन होता है, एग से ड्रोन, ड्रोन के अंदर बनता है स्पर्म, वो स्पर्म माइटोसिस से बनता है क्योंकि ड्रोन होता है हैप्लॉयड, स्पर्म जाके एग से फ्यूज होता है तो बनता है 2n, जो कि 2n हमेशा क्वीन को नहीं, क्वीन को मतलब फीमेल को दर्शाता है। अब वो फीमेल रॉयल जेली पे को फीड करती है या बी ब्रेड को फीड करती है, उस पर डिपेंड करता है वो क्वीन बनेगी कि वर्कर हनी बी बनेगी। अगर वो रॉयल जेली को फीड करती है तो रॉयल जेली पे अगर फीड करती है तो बनती है क्वीन जो कि फर्टाइल होती है। अगर बी ब्रेड को फीड करती है तो बनती है इन सोल्जर भी, वर्कर हनी भी, जो कि स्टेराइल होती है। कुछ एक बच जाते हैं जो अनफर्टिलाइज होते हैं, उसके अंदर होता है पार्थिनोजेनेसिस, वो बन जाता है ड्रोन, एडल्ट ड्रोन, मेल बन जाता है। पार्थिनोजेनेसिस समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, एक चीज़ है, अब अगर उससे अगर मेल का फॉर्मेशन हो जाए, पार्थिनोजेनेसिस में दो टाइप होता है, अर्हेनियोटॉकी और थीलोटॉकी, एनसीईआरटी बाहर है। अगर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस, लेकिन उसमें अगर मेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ड्रोन मेल है तो उसे कहते हैं थीलोटॉकी, अर्हिनोटॉकी, जबकि फीमेल बने तो थीलोटॉकी, बाहर की बात है। अच्छा, ये सेक्सुअल फास्ट होता है, रैपिड होता है, जबकि सेक्सुअल स्लो प्रोसेस है, स्लो है, कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये सिंपल है। ठीक, इनके द्वारा प्रोड्यूस जो ऑफस्प्रिंग होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। ये सेक्सुअल में CLONE, क्लोन, जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। ठीक, और सेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, सेक्सुअल से वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, और वेरिएशन से हमेशा इवोल्यूशन होता है।
ठीक, इतना देखिए। आगे देखिए, एक नोट है, ये समझाते हैं क्या है। छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा बाहर पढ़ने की। पहला हमने बताया आपको पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा बताने जा रहे हैं पार्थिनोकार्पी, और तीसरा है एपोमिक्सिस। सिमिलरिटी दिख जाती है इसलिए इसको बताना जरूरी है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है अभी मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो आपने देख ही लिया। विदाउट फर्टिलाइजेशन से अगर ऑर्गेनिज्म को बनना पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ फ्रूट होगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ फ्रूट नहीं होगा, यहाँ सीड होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो तीन चीज बताए, पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड बताया एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमने पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 स्टेप हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। अगला है फर्टिलाइजेशन, अगला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसको क्यों बताया पहले, इसलिए बताना जरूरी बता रहा हूं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, इसे सिंगैमी भी कहते हैं। तीन स्टेप पढ़ना, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब आपको बता दिया मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, लेकिन उसके पहले मेल और फीमेल गैमेट को बना तो लें। पहले फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कराने से पहले मेल और फीमेल गैमेट को बनाना जरूरी है, तो उसके पहले हम जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में होगा गैमेटोजेनेसिस। फ्यूज करने से पहले बनाना पहले जरूरी है, तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, जो प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में टू पार्ट्स, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म या मेल गैमेट का फॉर्मेशन, oogenesis मतलब ओवम या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट का फॉर्मेशन जरूरी है, इसलिए कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, तब जाकर फर्टिलाइजेशन कराएंगे। उसमें भी अगर स्पर्म या मेल गैमेट को बना रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम या फीमेल गैमेट को बना रहे हैं तो oogenesis। अगले नंबर गैमेट ट्रांसफर, बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर भी होना जरूरी है, ये भी प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। गैमेट ट्रांसफर,
ठीक। अब गेमेट ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन हुआ तो बनेगा जायगोट। तो यहाँ जायगोट के बाद जब ये आपस में फ्यूज होगा तो बनेगा एम्ब्रियो। पहले तो जायगोट बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। बाद मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जायगोट के बाद एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियो के बाद एक एडल्ट, ये सब ये तो बाहर आके बनेगा एडल्ट। मतलब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अच्छा, एक चीज और, जब एक जायगोट से फ्यूज हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेगा जायगोट बनेगा, और जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, तो इस जायगोट से एम्ब्रियो बनने में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। इस सेल डिवीजन में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं। सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल डिवीजन, जायगोट से एम्ब्रियो जब बनेगा तो सेल का नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस नंबर को बढ़ाने के लिए हम डिवीजन माइटोसिस का तो ग्रोथ कराना रहता है ना, तो सेल डिवीजन में टाइप माइटोसिस का प्रयोग करते हैं। और सेल डिफरेंशिएशन मतलब जब डिवाइड करना बंद करती है सेल, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है जो सेल, उसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो तीन स्टेप पढ़ाए हमने, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हम बताए एक नाम और होता है सिंगेमिया एम्फीमिक्सिस। इसमें होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन कराते हैं फर्टिलाइजेशन में। अब मेल एंड फीमेल गेमेट को फ्यूजन कराने से पहले उसे बनाना जरूरी है, तो हम जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट को अगर बना रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, या स्पर्म को बना रहे हैं या मेल गैमेट को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम या एग को बना रहे हैं तो ओजेनेसिस। उसे बनाने के बाद गैमेट का हम ट्रांसफ़र कराएंगे, ट्रांसफ़र कराने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज कराएंगे जो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। अब इस जायगोट से एम्ब्रियो कन्वर्ट होने में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का टाइप माइटोसिस होता है क्योंकि ग्रोथ कराना रहता है। और सेल डिफरेंशिएशन मतलब जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो उस डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेल से हम डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे आर्गन बनाते हैं, आर्गन पार्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अलग अलग पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं, उसी को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। इतना पढ़ लिए। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। अब फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, यही देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी मतलब फीमेल गैमेट फीमेल के अंदर बन के, अगर मान लो फीमेल है, ह्यूमन के अंदर फीमेल है, तो फीमेल गैमेट बन के उसके फैलेबियन ट्यूब के स्टमक जंक्शन पे आके रुका रहता है, और मेल गैमेट जाके वहाँ फर्टिलाइजेशन करता है और मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। मतलब इनसाइड द बॉडी होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, और आउटसाइड द बॉडी उसे
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे एम्फीबियम होता है, उसमें जो एग्स होते हैं आउटसाइड द बॉडी वाटर में रिलीज कर देते हैं, और मेल जो होता है अपना मेल गेमिट वाटर में रिलीज कर देता है, फ्यूज होके बाहर ही अपना डेवलपमेंट करते हैं आउटसाइड द बॉडी। अगर जिस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें उतना प्रीडेशन का रिस्क नहीं होता, क्योंकि इनसाइड द बॉडी है, तो एग हो या ऑर्गेनिज्म हो या इनसाइड द बॉडी हो तो प्रीडेशन का खतरा कम रहता है। जबकि आउटसाइड द बॉडी हो तो प्रीडेशन का ज़्यादा खतरा रहता है। तो सबसे ज़्यादा खतरे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एनसीईआरटी लिखती है मोर वल्नरेबल, यहाँ नहीं लिखती है, पॉपुलेशन में लिखती है ज़्यादा खतरे में, इसलिए मोर वल्नरेबल होते ज़्यादा खतरे में होते हैं इसके, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। लार्ज नंबर ऑफ, ठीक। अब एग्जांपल देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा एग्जांपल जो आएगा एम्फीबिया, तो आपको पता है एम्फीबिया आएगा, एल्गी आएगा और फिशेस आएगा। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, एम्फीबिया और फिशेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैमल्स, फंजाई, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फंजाई, रेप्टाइल्स और मैमल्स आएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा, एक बार 2 मिनट का क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने आगे पढ़ाया, शुरू किया 12th का एक चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने पढ़ाया एनसीईआरटी पर लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब होता है टाइम पीरियड इन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक। दूसरा पॉइंट बताया जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब जब बताया हमने साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो एनसीईआरटी इसका एग्जांपल देती है, जैसे क्रो है और पैरट है। क्रो का लगभग 15 साल रहता है लाइफ स्पेन एवरेज, जबकि पैरट का 140 साल होता है, जबकि इनका जो साइज होता है नियरली इक्वल होता है, जबकि लाइफ स्पेन में लार्ज डिफरेंस देखा जाता है। अगले नंबर पे हमने कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन बताएं, कम से कम 12-13 बताएं, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताया, और ये मैचिंग वैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। फिर अगले नंबर पे हमने बताया, वो सब बताने के बाद हमने बताया पार्टिसिपेशन ऑफ, वहाँ उसमें बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होता है इमॉर्टल नहीं होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, डेथ निश्चित है, डेथ सर्टेन है, जब एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मोनेरा और प्रोटिस्टा वाले, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट होते हैं। इनको अगर जितना भी न्यूट्रिएंट आप देते जाएंगे उतना ही ग्रो करते जाएंगे, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, जबकि ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। जैसे ह्यूमन को ले लो, फूड कितना ही ज़्यादा दे दो लेकिन वो अपने एवरेज लाइफ स्पेन में डेथ कर जाते हैं। अगले नंबर पे पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पर हमने रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में बांटा, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो उसे एसेक्सुअल कहते हैं, और जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो उसे हम सेक्सुअल कहते हैं, मतलब बाय पेरेंटल हो। फिर उन्होंने बताया कि सिंपल होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है सेक्सुअल वाला, ये फास्ट रैपिड होता है, जबकि वो स्लो प्रोसेस है, एलोबरेट है। फिर हमने बताया कि सेक्सुअल में आर मे नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमिट होता है। मैं क्यों बताया कि मैं गेमिट का गेमिट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसका एग्जांपल बताया ड्रोन, जो कि सिंगल पेरेंट से अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बनता है, जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमने 3 नोट बताया कि पार्थिनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर हमने बताया पार्थिनोकार्पी बताया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर बताया सीड के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस कहलाता है। उसके मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप बताएं, 3 स्टेप, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
पहले हमने बताया फर्टिलाइजेशन क्यों, कि फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज कराने के पहले बनाना जरूरी है, तो उसमें हम जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम बताएंगे गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। उसमें अगर हम मेल गैमेट बना रहे हैं या स्पर्म बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम या फीमेल गैमेट बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फीमेल oogenesis। ठीक, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, वो भी उसी का पार्ट है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो हमने बता दिया। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद हमने बताया मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज करा के जाइगोट बनाया। जाइगोट के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसे एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने देखा। अब जाइगोट से एम्ब्रियो में जो कन्वर्ट हुआ उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला सेल डिवीजन, पहले हम जो जाइगोट है उसके सेल के नंबर को इंक्रीज करेंगे और ग्रोथ करेंगे। उसमें लगता है माइटोसिस, सेल डिवीजन को टाइप होता है माइटोसिस। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब सेल जितनी भी बनी है उससे हम मेजर आर्गन सिस्टम या मेजर आर्गन पार्ट बनाएंगे। इसलिए सेल डिफरेंशिएशन, जो सेल होता है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, उसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, और वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप, 2 टाइप होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी अगर हो रहा है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा जैसे ह्यूमन के अंदर फीमेल के अंदर, ह्यूमन में फीमेल के अंदर मेल गैमेट बन के ओवरी से रिलीज होकर फिम्बरी के बाद इन्फंडिबुलम के बाद स्टमस पे आके रुका रहता है। और मेल गैमेट के जब मेल होता है इंसेमिनेशन के बाद अपने गैमेट्स को वेजाइना में इंसेमिनेट करता है, उसके बाद यूटरस से होते हुए फीमेल गैमेट फैलोपियन ट्यूब में जाके फ्यूज करता है स्टमस रीजन पे। वहाँ पर मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, उसे इंटरनल। एग्जांपल है मेजर फिश के अंदर, फंजाई के अंदर, और एग्जांपल दिया मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने बताया फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये प्रेडेशन का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए मोर वल्नरेबल होते हैं। आउटसाइड द बॉडी के कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको खा सकता है। लार्ज नंबर, इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम्फीबिया, एल्गे और फंजाई। इसके बाद देखते हैं क्या कुछ टर्मिनोलॉजी है फिर देख लो। जैसे हमने नोट में पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोमेक्सिस, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हमने एक 4 टर्मिनोलॉजी और जो पूरे बायोलॉजी में उपयोग होता है इसका यूज होता है। पहला है अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। इसके पहले सेल लगा देते हैं। सेल अनडिफरेंशिएटेड है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डी डिफरेंशिएशन में है, सेल रीडिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है इसको समझना बहुत जरूरी। एनाटॉमी बहुत उपयोग किया है। अभी हमने बताया कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, सेल माइटोसिस, वो समझ में आ गया कि सेल को ग्रोथ कराना रहता है। उसके बाद आया सेल डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब समझा देंगे सेल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले अगर कहीं भी लिखा हो अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो मतलब सेल जो है अभी अपना डिवीजन कर रही है। यहाँ लिखे ना सेल डिवीजन, आया है परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, कोई एक ही काम को, सेल एक बार में कोई एक ही काम करेगी, या तो डिवीजन करेगी या तो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। अनडिफरेंशिएटेड सेल कहीं भी लिखा हो तो हम बताएंगे कि सेल डिवीजन कर रही है, पर्टिकुलर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ अब डिवाइड कर रही है। सेल या तो डिफरेंशिएटेड है या डिफरेंशिएशन हो रहा है सेल के अंदर, तो सेल डिवीजन अपना खत्म कर चुकी है। जैसे आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में परमानेंट सेल होते हैं, कुछ परमानेंट सेल होते हैं, जैसे कैम्बियम। कोई भी सेल अगर सेल डिफरेंशिएटेड लिखा है या सेल डिफरेंशिएशन कर रहा है तो डिवीजन नहीं कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे है डी डिफरेंशिएशन, यहाँ है री डिफरेंशिएशन। डी मतलब होता है लॉस, लॉस मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसके पहले हमने बता दिए
डिफरेंशिएशन का लॉस करना। कोई भी सेल अगर डी डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन का लॉस कर रहा है, मतलब सेल डिवीजन था और नहीं था, सेल डिवीजन फिर से करने लगेगी, फंक्शन परफॉर्म कर रही थी जो फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का लॉस हो जाना, मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रही थी उसका लॉस हो गया, नहीं कर पा रही, फिर से डिवीजन करने लगी। रीडिफरेंशिएशन का मतलब होता है गेन, एनाटॉमी शब्द दिया गया। गेन डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन मतलब जो नहीं था वो आ जाएगा, फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, जो था वो चला जाएगा, यही इसका मतलब। फिर से एक बार देखिए, कहीं भी अगर लिखा है अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड और रीडिफरेंशिएटेड, इसका मतलब क्या है, उसके आगे सेल लगा देंगे, सेल अनडिफरेंशिएटेड, सेल डिफरेंशिएटेड, सेल डी डिफरेंशिएटेड, सेल रीडिफरेंशिएटेड। सबसे पहला हम पकड़ेंगे अनडिफरेंशिएटेड क्या है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है कि सेल अभी डिवाइड कर रही है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। अनडिफरेंशिएशन ये समझ में आ गया। अनडिफरेंशिएशन का मतलब सेल डिवाइड कर रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है। डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड बंद कर दी है और कोई काम परफॉर्म कर, जैसे हमने पढ़ा है सेल डिफरेंशिएशन जाइगोट से जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो सेल डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब डिवीजन को बंद करके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो सेल बन गई होती हैं उसे अपने अपने उचित पोजीशन में भेज के बॉडी पार्ट्स या आर्गन बनाने लगती है, उसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अगले नंबर पे डी डिफरेंशिएशन। डी मतलब होता है लॉस, डिफरेंशिएशन का मतलब डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करे तो लॉस कर देगी, डिवीजन नहीं कर रही तो करने लगेगी। री मतलब गेन, किस चीज़ का, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का गेन करेगी, मतलब डिवीजन कर रही थी चला जाएगा, डिवीजन नहीं कर रही थी, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही थी वो आ जाएगा, इतना ही मतलब। और एक छोटा सा और चीज़ बताना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एनसीईआरटी फिगर देखिए भी समझाया है, जैसा कोनिडिया ओनिडिया होगा पेनिसिलियम में, स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल का फॉर्मेशन, इंटरनल वर्ड का फॉर्मेशन, यह देखना, देखिए इतना नहीं तो बस अब रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो लगभग 2 ही लेक्चर में, अगले लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगले लेक्चर में हमें टर्मिनोलॉजी बताना है, कुछ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जैसे कोनिडिया फॉर्मेशन होता है जो स्पोर हो गया, स्पॉन्जेज में जेम्यूल का फॉर्मेशन वही बताना, नाम है उसके आगे एग्जाम्पल बताना है। अब कुछ स्टेम के मॉडिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजी से उठा के यहाँ नाम दे दे रहा है, जो मसकर है, बल्ब है, ऑफसेट है, ऐसे कुछ नाम है उसको हम समझा देंगे। उसके बाद टर्मिनोलॉजी आ जाएगा, बाइनियल क्या होता है, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, पेरिनियल क्या होता है, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, ये सब क्या है उसे समझ लेंगे। ओस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे समझा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तब तक लिखो ओके बाय।